गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो हम 11वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जो कल हमने चर्चा की थी, जो हमारी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा पहला लेसन चल रहा था कि संविधान क्यों और कैसे, उसके अंतर्गत हमने कल चर्चा की थी कि संविधान जो सभा थी उसका रूप कैसा था, उसके बारे में हमने चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे कि संविधान सभा जो भारत के लिए संविधान का निर्माण कर रही थी उसकी कामकाज करने के तरीके कैसे थे, उसकी शैली कैसी थी, उसकी कार्यविधि कैसी थी, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा के कामकाज की शैली। संविधान सभा के कामकाज की, संविधान सभा के कामकाज की शैली, काम करने की शैली कैसी थी। जो हमारी संविधान सभा थी उसकी काम करने की शैली कैसी थी। देखिए, जो हमारा संविधान सभा थी वो केवल इस बात के ऊपर ही नहीं टिकी हुई थी कि सबका प्रतिनिधित्व कर रही थी। इस बात के ऊपर ही नहीं टिकी हुई थी कि भाई वो सब पूरे देश का प्रतिनिधि या पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर रही है। इस बात के ऊपर ही नहीं टिकी हुई थी, बल्कि किसके ऊपर, जो संविधान सभा के द्वारा अपनाई गई जो प्रक्रिया थी और साथ ही साथ में जो उसके सदस्यों के अंतर्गत जो विचार विमर्श हो रहे थे और जो विचार विमर्श से जुड़े हुए जो मूल्य थे, उन मूल्यों में ही संविधान जो विचार विमर्श हो रहे थे उन मूल्यों के अंतर्गत ही संविधान सभा की लोकप्रिय सत्ता का आधार था। लोकप्रियता कैसे हुई कि जो एक तो संविधान सभा की काम करने की जो प्रक्रिया थी, साथ ही में जो सदस्य थे उनके जो विचार विमर्श के अंतर्गत जो विचार विमर्श के दौरान जो छुपे जो मूल्य थे, उन मूल्यों के आधार पे ही संविधान सभा के लोकप्रिय होने का आधार बना। तो इसके अंतर्गत देखिए, क्योंकि हमारी जो संविधान सभा थी इसके अंदर जो काम, क्योंकि इसके मेन जो कार्य थे वो क्या थे, देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही थी हमारी संविधान सभा है वो। तो संविधान सभा के जो सदस्यों ने काम किस प्रकार से किया, जो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हित को ध्यान में रख करके विचार विमर्श किया। काम करने की शैली कैसी थी उनकी कि संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों ने, जो संविधान सभा के सदस्यों ने पूरे देश के हितों, पूरे देश के हितों को ध्यान में रख करके, पूरे देश के हितों को ध्यान में रखकर जो विचार विमर्श किया। इसके जो संविधान सभा जो भी मुद्दे करती थी उसके अंदर संपूर्ण देश का भला छुपा होता है। इसी कारण से जो संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार बना। तो सदस्यों में देखो, कई बातों को लेकर के सदस्यों में कई बार मतभेद भी हो जाते थे, परंतु ये मतभेद किस प्रकार के थे, इन मतभेदों का आधार था सैद्धांतिक, आपसी निजी मतभेद नहीं थे, ये संपूर्ण जनता से जुड़े हुए मतभेद थे। तो उन इस प्रकार के मतभेद क्या कैसे थे, सैद्धांतिक आधार था। निजी हित को प्राथमिकता नहीं देकर के संविधान सभा के सदस्यों ने संपूर्ण देश के हितों को प्राथमिकता दी। यही संविधान सभा की लोकप्रियता का आधार था, पहला बिंदु। हालांकि संविधान सभा में अनेक मतभेद भी हुए थे आपसी, कि कोई कार्य करने के पक्ष में था, कोई किसी दूसरे कार्य को करने के पक्ष में था, कोई किसी बात के ऊपर लेकर के विवाद होता था, कोई किसी बात को लेकर के विवाद हो। उन मतभेदों के अंदर मुख्य विवाद कौन से थे, संविधान सभा में अनेक मतभेद थे। जैसे संविधान सभा में अनेक मतभेद
थे। वो मतभेद कौन कौन से थे? वो बहुत इंपॉर्टेंट मतभेद कौन कौन से थे? जैसे कौन कौन से मतभेद थे भाई? जैसे पहला मतभेद है कि भारत में शासन प्रणाली, भारत में शासन प्रणाली, तो भारत के अंदर जो शासन करने की जो प्रक्रिया है वो केंद्रीकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीकृत? भारत में शासन प्रणाली केंद्रीयकृत होनी चाहिए या विकेंद्रीयकृत होनी चाहिए। संविधान सभा के कुछ सदस्य तो संपूर्ण शक्तियां केंद्र को देने में थे, कुछ व्यक्तियों का, कुछ जो संविधान सभा के कुछ सदस्यों को मान्य था कि शक्तियों का विभाजन कर देना चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। इसको लेकर के भी संविधान के जो मतभेद हुए थे संविधान सभा के सदस्यों के मध्य कि संविधान भारत में शासन प्रणाली, जो भारत के अंदर जो शासन करने की जो प्रणाली केंद्रीकृत होनी चाहिए, कोई सदस्य कहता था, कुछ सदस्य कहते थे विकेंद्रीकृत होनी चाहिए। दूसरा जो मतभेद था, राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, राज्यों के बीच संबंध कैसे होने चाहिए, राज्यों के बीच में संबंध कैसे होने चाहिए। तीसरी जो बात थी, न्यायपालिका की क्या शक्तियां होनी चाहिए, इसको लेकर के भी मतभेद हुए थे कि न्यायपालिका की शक्तियां कैसी होनी चाहिए, न्यायपालिका की शक्तियां कैसी होनी चाहिए, इस बात को लेकर के भी मतभेद हुए भारतीय संविधान के जो संविधान सभा के सदस्यों के मध्य। और क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, इस बात को लेकर के भी मतभेद हुए थे। क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा, क्या संविधान को संपत्ति के अधिकार की रक्षा करनी चाहिए, इस बात को लेकर के भी संविधान सभा के अंदर काफी मतभेद हुए। संविधान के अंदर केवल ये तो थे मुख्य मतभेद जो संविधान सदस्यों के मध्य, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके मध्य इन बातों को लेकर के काफी मतभेद हुए थे, परंतु आपसी सहमति के आधार पे इन मतभेदों को दूर कर लिया गया या इनका समाधान ढूंढ लिया गया। संविधान के अंदर एक ही ऐसा पहलू था, एक ही बिंदु एक ऐसा था जिसके बारे में कोई मतभेद नहीं हुआ, वो था हमारा वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, जिसके लिए किसी प्रकार का संविधान के अंदर किसी प्रकार का वाद विवाद या बिना किसी मतभेद के इस व्यवस्था को अपना लिया गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पे संपूर्ण देश की जनता को मत देने का अधिकार है वो प्रदान किया जाना चाहिए। इस बात की समाविष्टि संविधान के अंदर की गई। इसके अंदर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पे सभी नागरिकों के, भारत के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार होना चाहिए एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात। तो वो था वयस्क मताधिकार। तो संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था तो इसमें बात आती है, तो संविधान का केवल एक ही, संविधान का केवल एक ही प्रावधान ऐसा था। कौन सा? केवल एक ही ऐसा प्रावधान था जो लगभग बिना किसी विवाद के, जो लगभग बिना किसी
विवाद के, जो बिना किसी विवाद के पारित हो गया, बिना किसी विवाद के पास या पारित हो गया। वो विवाद कौन सा था भाई? अभी मैंने चर्चा की, वो विवाद था सार्वभौमिक मताधिकार। कौन सा विवाद था? सार्वभौमिक मताधिकार, कि सबको मत देने का अधिकार है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है, जात पात आदि के आधार पे किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक निश्चित आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात में सभी भारतीय नागरिकों को मत देने का अधिकार है। इसको कहते हैं सार्वभौमिक मताधिकार, जो बिना किसी विवाद के भारतीय संविधान सभा के अंदर पारित हो गया था। इसके अलावा जो कुछ जो अभी मुद्दे हमने चर्चा की थी कि केंद्रीकृत, जो भारत की व्यवस्था केंद्रीकृत होनी चाहिए, विकेंद्रीकृत होनी चाहिए, साथ के अंदर न्यायपालिका को क्या क्या अधिकार मिलने चाहिए, न्यायपालिका क्या शक्तियां होनी चाहिए, जो राज्यों के बीच संबंध कैसे होने, इन सब के मध्य काफी विवाद चले। परंतु ये ही एक ऐसा प्रावधान था जिसके अंदर बिना किसी विवाद के जो ये पारित हो गया था। कौन सा? सार्वभौमिक, जो सार्वभौमिक मताधिकार। तो इसके अंतर्गत देखो, सार्वभौमिक मताधिकार से तात्पर्य, कई बार एक क्वेश्चन पूछ कि सार्वभौमिक मताधिकार से क्या तात्पर्य है, तो इसमें धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग, धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव के बिना, आय के आधार पर भेदभाव के बिना सभी नागरिकों को, सभी जो भारत के नागरिक हैं उन सबको, बिना किसी, सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर, सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का, निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार प्राप्त होगा। ये इसको कहते हैं हम सार्वभौमिक मताधिकार। सभी को निश्चित आयु प्राप्त होने पर, जो निश्चित आयु जैसे वर्तमान में 18 वर्ष है, तो निश्चित आयु प्राप्त होने पर बिना किसी जाति, धर्म, लिंग, शिक्षा, आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सबको मत देने का अधिकार प्राप्त होना, इसको कहते हैं हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। तो इसको कहते हैं हम साधारण तौर पे वयस्क मताधिकार भी कह सकते हैं, कि जिसने 18 साल की आयु पूर्ण कर ली है उसको वयस्क मती, जो वयस्क व्यक्ति माना जाता है। इसके अलावा भी देखिए, हमारे संविधान के लिए अनेक जो ऐसे विषय थे जिनके ऊपर संविधान सभा के सदस्यों ने गंभीर विचार विमर्श किए, वाद विवाद भी हुए। संविधान सभा की जो असली ताकत है, संविधान सभा को असली ताकत कहाँ से मिल रही थी? साधारण सी बात आती है कि जो पूरी संविधान सभा देश हितों को ध्यान में रख करके विचार विमर्श कर रही थी। ऐसी स्थिति में संपूर्ण जनता की ताकत मिल रही थी। किसको? संविधान सभा को। तो संविधान सभा को असली ताकत इस बात से मिल रही थी कि वह सार्वजनिक हित का काम कर रही थी, वो देश के भलाई के काम कर रही थी। इसके सदस्यों ने चर्चा, और इसके जो संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने काफी चर्चा की, काफी बहस की, इनके ऊपर काफी जोर दिया। और जो ये चर्चा और जो बहस हुई थी, वाद विवाद हुए थे, इन सब की संविधान सभा के अंदर जो भी वाद विवाद हुए थे, चर्चा हुई थी, इन सब की जो मोटे मोटे खंडों के अंदर भी प्रकाशित हुई थी। और हर अनुच्छेद को लेकर के विस्तृत और बारीकी से संविधान सभा के अंदर बातचीत की गई थी, वाद विवाद किए गए थे।
और आपसी सहमति आपसी राय के आधार के ऊपर उनके ऊपर वाद विवाद करते हुए संविधान के अंदर स्वीकृति प्रदान की गई थी। ये जो बहस हुई थी संविधान के अंदर, जो वाद विवाद हुए थे, ये हमारे को उन यादगार अध्यायों के अंतर्गत उन यादगार पलों की ओर ले चलते हैं जहां पर जैसे हम उदाहरण के तौर पे फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण यादगार अध्यायों में से एक है। ये जो वाद विवाद हुए थी, जो बहस हुई थी संविधान के अंतर्गत, संविधान सभा के अंतर्गत, तो जो फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति की तरह संविधान निर्माण के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण यादगार अध्यायों में से एक है। अब आती है संविधान सभा की कार्य विधि, जो कार्य करने की जो विधि थी। संविधान सभा की काम करने की विधि कैसी क्या थी, तो यह आ जाएगा कार्य विधि। संविधान सभा की कार्य विधि कैसी क्या थी, तो देखिए सार्वजनिक जो संविधान सभा के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों के लिए किनके लिए काम करने की विधियां क्या थी। देखो विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की कितनी, संविधान सभा की कितनी, 8, ये ध्यान में रखने योग्य बात है, 8 कमेटियां थी। 8 कमेटियां या आप समितियां भी बोल सकते हो। 8 कमेटियां या समितियां थी। कितनी समितियां थी भाई संविधान सभा के अंदर, जो हम संविधान निर्माण करने जा रहे थे उसके अंदर कितनी समितियां बनाई गई थी, 8 समितियां थी। इन समितियों के अंदर जो मुख्य मेन भूमिका निभाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे, इन समितियों में जो को प्रमुख व्यक्ति जो इन समितियों या कमेटियों में प्रमुख भूमिका निभा रहे थे, वो व्यक्ति कौन कौन से थे भाई। प्रमुख व्यक्ति जो इन समितियों में प्रमुख है, जो भूमिका निभा रहे थे, उनमें कौन कौन आते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रथम प्रधानमंत्री थे, सरदार पटेल जो हमारे प्रथम गृह मंत्री थे, सरदार पटेल, अंबेडकर साहब, बी आर अंबेडकर जिसको हम संविधान निर्माता कहते हैं भारतीय संविधान का, भीमराव अंबेडकर साहब थे। इन कमेटियों के जो हमने 8 कमेटियां थी, इनके प्रमुख अध्यक्ष थे। इन कमेटियों के अध्यक्ष थे कौन से, इन 8 कमेटियों के प्रमुख अध्यक्ष थे। ये ऐसे लोग थे जिनके विचार ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, बी आर अम्बेडकर, ये ऐसे थे कि इनके एक दूसरे से विचार नहीं मिलते थे, क्योंकि ये इनके विचार एक दूसरे के समान नहीं थे, समानांतर विचारों के नहीं थे, बल्कि इनके एक दूसरे को बहुत से मुद्दे ऐसे थे जिनको लेकर के एक दूसरे से विचार नहीं मिलने के कारण ये आपसी वाद विवाद करते थे, बहस करते थे। ऐसी स्थिति में देखिए इनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे। अंबेडकर तो कांग्रेस और गांधी के बड़े आलोचक थे। जो अंबेडकर साहब थे, अंबेडकर किसके आलोचक थे, आलोचक किसके थे भाई, कांग्रेस के, वे गांधी जी के। ये बहुत बड़े आलोचक थे। कौन, अंबेडकर साहब किसके आलोचक थे, कांग्रेस और गांधी जी के बहुत बड़े आलोचक थे।
और उन पर अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए पर्याप्त काम न करने का आरोप लगाते थे। जो अनुसूचित जातियां हैं कि कांग्रेस और गांधी जी हैं, वो अनुसूचित जातियों के लिए विशेष प्रयास नहीं कर रहे, इनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा कौन आरोप लगाते थे? अंबेडकर साहब। कि इस कारण से ये किसके आलोचक बन गए थे? कांग्रेस के और गांधी जी के। पटेल और नेहरू बहुत से मुद्दों पर साथ दूसरे थे। जो पटेल थे, जो हमने सरदार पटेल किसके आलोचक थे? किसके थे भाई आलोचक? सरदार पटेल। और जो नेहरू एक दूसरे से असहमत थे, सरदार पटेल और नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों एक दूसरे के विचारों से सहमत नहीं थे, इनके मध्य भी आपसी काफी मतभेद थे। फिर भी देखो, फिर भी क्या किया इन सब ने? फिर भी इन सभी ने एक साथ मिलकर काम किया। क्या काम किया? संविधान निर्माण का काम किया संविधान सभा के अंतर्गत। फिर भी इन सब ने एक साथ मिलकर के काम किया और इस प्रकार से पूरे संविधान सभा के अंदर चर्चा हुई। आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि आम राय से कोई भी फैसला होता था, इसके अंदर संविधान के अंतर्गत कोई भी फैसला होता था वो आम राय से, किस प्रकार से? आम राय या आम सहमति से कोई भी फैसला लिया जाता था, कोई भी विवाद को जो निपटारा किया जाता था, उसके अंदर सबकी सहमति प्रदान करने के उपरांत ही उसको संविधान के अंदर जगह दी जाती थी उस मुद्दे को। तो इस प्रकार से जो भी आमतौर पर यह प्रयास किया गया कि फैसले आम राय से होने चाहिए और कोई भी प्रावधान किसी खास हित समूह के पक्ष में न हो, किसी विशेष वर्ग को महत्व नहीं दिया गया था। कई प्रावधान पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गए थे इस प्रकार से, और कोई भी जो वाद विवाद होता था उनका लिखित में जवाब दिया जाता था, लिखित के अंदर उनके ऊपर संतुष्टि प्रदान की जाती थी। इस प्रकार से हमारे संविधान के अंदर जो टोटल समय लगा संविधान निर्माण में, समय कितना समय लगा था भाई संविधान निर्माण में? टोटल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इतना टोटल हमारे संविधान को निर्माण करने में टोटल समय लगा था, जिसके अंतर्गत संविधान सभा की टोटल बैठकें, संविधान सभा की जो कुल बैठकें थी वो कितनी चली थी? 166 दिन चली थी। कितने दिन चली थी भाई? 166 दिन संविधान सभा की टोटल बैठकें चली थी, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस सत्र में जो भी अखबार के अंदर इन सब के अंदर सभी वाद विवाद और मुद्दों को दर्शाया जाता था, इस प्रकार से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। इस प्रकार से आम सहमति सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु है। काम करने की जो विधि कैसी थी? आम सहमति के आधार पे जो भी वाद विवाद और जो मुद्दे होते थे उनको आम सहमति के आधार पे उनका निपटारा किया जाता, उनको सुलझा लिया जाता था। इस प्रकार से संविधान के अंतर्गत आम राय आम सहमति के आधार पर संविधान का निर्माण हुआ है। विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की 8 समितियां बनाई गई थी। इन समितियों के प्रमुख अध्यक्ष के अंदर जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, BR अम्बेडकर इन समितियों के अध्यक्ष थे। अम्बेडकर मुख्य तौर पे कांग्रेस और गांधी जी के आलोचक थे, क्योंकि ये आरोप लगाते थे गांधी जी और कांग्रेस के ऊपर कि ये अल्पसंख्यक के हितों की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं, और साथ ही में सरदार पटेल नेहरू के आलोचक रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारे टोटल संविधान निर्माण के अंदर इन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण, इन कमेटियों की और इन व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रकार से टोटल संविधान के अंदर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे हैं, और टोटल इसकी जो संविधान सभा की कुल बैठकें हुई हैं वो 166 बैठकें हुई हैं। इसी के साथ में आज का हमारा जो टॉपिक था, जो संविधान सभा की कामकाज की शैली और कार्यविधि संपन्न हुई। कल हम चर्चा करेंगे कि जो राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत